साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा MPPSC पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश की जलवायु है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करेंगे, है ना। भूमध्य रेखीय है, मरुस्थलीय है, ध्रुवीय है या मानसूनी है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? पूर्ण रूपेण मानसूनी है। ठीक है, देखिए साथियों, देखिए दोस्तों, पूर्ण रूपेण मानसूनी जलवायु है। ठीक है, हालांकि वर्षा का वितरण कैसा है? असमान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक वर्षा जो है वो ग्रीष्म काल में उष्ण मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। ठीक है, तो वर्षा के असमान वितरण के कारण प्रदेश की जलवायु में शुष्क उष्ण मानसूनी जलवायु एवं पूर्वी भाग में उष्णार्द्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, देखिए साथियों, अगला प्रश्न है तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? देखिए, अतितापीय, मध्यतापीय, सूक्ष्म तापीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का अधिकांश भाग अतितापीय वर्ग में आता है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतितापीय वर्ग में। मार्च में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो राज्य में तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, लेकिन वितरण उसका असमान है। ठीक है, तो होता क्या है कि राज्य के उत्तरी भागों में औसत तापमान अधिकतम बढ़ता जाता है। ठीक है, और उत्तरी भागों में मई में औसत मासिक तापमान कह लीजिए, है ना, 42 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, 42 के आसपास। कब? मई में, लगभग मई का एवरेज टेम्परेचर ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? देखिए, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, किसी पर नहीं। तो देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए, कर्क रेखा पर अप्रैल मई में, है ना, अप्रैल और मई में, इन महीनों के दौरान सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो उत्तरी मध्य प्रदेश और कर्क रेखा के क्षेत्रों में तापमान में अधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? ठीक है, देखिए, दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिणी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या उपयुक्त सभी। देखिए, मध्य प्रदेश में मध्य जून से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, मध्य जून से, मिड ऑफ जून से वर्षा शुरू हो जाती है। और राज्य में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं, ठीक है, जैसे अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से, दोनों तरफ से। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, देखिए, ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि मानसून जब आता है तो वर्षा सबसे पहले दक्षिण पूर्व क्षेत्र में होती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्टर्न रीजन, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में सबसे पहले वर्षा होती है जब मानसून आता है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर उत्तर पूर्व में,
ठीक है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद फिर जो है मध्यवर्ती। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के संबंध में बातें चल रही हैं, और उसके बाद जो है पश्चिमी भाग में, ठीक है, वेस्टर्न रीजन में। तो ये है बात, इस प्रकार से वर्षा का वितरण है मानसून जब आता है तब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, A.R. सुब्रमण्यम तथा श्रीमन नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? ठीक है, देखिए A.R. सुब्रमण्यम और श्रीमन नारायण ने तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु के मतलब मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 3 भागों में। अब देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, पहला है अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार, ठीक है, दूसरा है गर्म शीतोष्ण प्रकार, और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ठीक है, ये A.R. सुब्रमण्यम और श्रीमन नारायण ने 1991 में विभाजन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? देखिए 3, 4, 5 या 6। ठीक है, देखिए वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए कौन कौन से? देखिए निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है, ठीक है, देखिए 4 ये प्रकार हैं। ठीक है, देखिए निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, तो इन 4 भागों में वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को है ना बांटा गया है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सियाला, यूनाला, चौमासा या फिर शिवाला। देखिए मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर शीत ऋतु को सियाला, ठीक है, शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया शीत ऋतु को। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु को यूनाला। देखिए ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्षा के 4 महीनों को चौमासा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? देखिए राज्य के विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दोनों मानसूनी शाखाओं से 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी भाग में वर्षा पश्चिम भाग की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि पूर्वी भाग में अधिकांशतः चक्रवाती वर्षा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चक्रवाती वर्षा के प्रभाव की वजह से, है ना। चलिए अगला देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय मौसम विभाग द्वारा, ठीक है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, जिसके द्वारा मौसम विभाग मौसम पूर्वानुमान की जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग IMD, ठीक है, IMD का एक कार्यालय इंदौर में भी, ठीक है, एक कार्यालय कहाँ है? इंदौर में, इंदौर में भी स्थापित किया गया है। ठीक, भारतीय मौसम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र भोपाल से, ठीक है, 2008 से, भोपाल की बात कर रहे हैं 2008 से, ठीक है, मैटनेट ई गवर्नेंस के
लिए इंट्रा आईएमडी पोर्टल प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इंट्रा आईएमडी पोर्टल, ठीक है, जो कि मौसम विभाग की समस्त जानकारी को जो है पोर्टल पर दे देता है। ठीक है, देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? ठीक है, देखिए दैनिक तापांतर का मतलब यहाँ, ठीक है, दैनिक तापांतर का मतलब है दिन रात के ताप का अंतर। ठीक है, तो चूँकि मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर ऋतुओं में तापमान की भी भिन्नता रहती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान की बात करें अगर हम, तो देखिए मई में सबसे ज़्यादा तापमान होता है। ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक तापमान की बात करें तो मई में होता है। ठीक है, और सबसे कम तापमान अगर देखें तो जनवरी में होता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर दैनिक तापांतर की बात करें, ठीक है, तो दिन रात के ताप का अंतर सर्वाधिक जो है वो मार्च के महीने में होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, सूर्य का उत्तरायण होना, है ना, से प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? देखिए तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में कमी होती है, या फिर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वो कब होता है? पहली बात ये है, सूर्य उत्तरायण होता है 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होता है। तो उससे क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इससे उत्तरी मध्य प्रदेश में भी तापमान बढ़ता है। ठीक है, एमपी में भी टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, और अगर हम बात करें विशेषतः, तो देखिए उत्तर यहाँ क्या होगा? ए हो जाएगा, तापमान में वृद्धि होती है सूर्य के उत्तरायण होने से। ठीक है, तो अगर हम विशेषतः देखें तो ग्वालियर, मुरैना, दतिया, ठीक है, इनमें जो है देखिए ग्वालियर, मुरैना, दतिया, ठीक है, यहाँ पर इन जिलों में तापमान में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की जाती है। ठीक है, परंतु दक्षिणी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी, ठीक है, किस स्थान को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के चेरापूंजी की बात करें अगर हम, तो वो कहा जाता है पचमढ़ी को। ठीक है, पचमढ़ी। देखिए राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में, देखिए मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है पचमढ़ी। ठीक है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। और कितनी वर्षा की बात करें देखिए तो 215 सेंटीमीटर वर्षा लगभग हो जाती है। इसलिए यहाँ पर मतलब ये स्थान जो है चेरापूंजी मध्य प्रदेश का कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न ये है, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है। देखिए वार्षिक औसत वर्षा की बात करें अगर हम मध्य प्रदेश में, देखिए यहाँ क्या है, वर्षा का वितरण असमान है। ठीक है, देखिए, ठीक है, वर्षा का वितरण असमान है। ठीक है, यहाँ लेकिन क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक है,
तो अगर यहाँ के वार्षिक औसत वर्षा की बात करी जाए तो वो है 100 से 125 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका औसत वार्षिक वर्षा का डेटा है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। देखिए उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी या पश्चिमी। ठीक है, किस भाग में अधिक वर्षा होती है। देखिए दोस्तों मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, वर्षा का आधार कहें हम तो वो क्या है, साउथर्न वेस्ट मानसून जो है ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। देखिए बार बार इस चीज़ को इसलिए करते हैं रिपीट ताकि याद हो जाए। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा कहाँ, पूर्वी भाग में होती है। ठीक है, पूर्वी भाग में। तो औसतन वर्षा कितनी है, 140 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए साथियों अगला प्रश्न ये है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है। देखिए साथियों सम जलवायु की अगर हम बात करें तो वो मालवा का पठार, ठीक है, सम जलवायु वाला प्रदेश माना जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो मालवा के पठार पर क्या है, ना ज़्यादा गर्मियों में गर्मी और ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी यानी ठंड, है ना, तो इसलिए ये सम जलवायु वाला क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा की बात करें तो वो होती है भिंड में। ठीक है, औसत की बात करें तो कितनी है, देखिए 55 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ का औसत है वर्षा का। और अगर ये तो न्यूनतम का हो गया है ना, अधिकतम की बात हमने अभी की। अधिकतम कहाँ होती है, पचमढ़ी में यानी होशंगाबाद में। कितनी, लगभग 200 ही मान लीजिए, 200 सेंटीमीटर के आसपास ये सर्वाधिक वर्षा का मामला है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए भिंड वाला है ना, भिंड मुरैना ग्वालियर, इन क्षेत्रों में निम्न वर्षा होती है यानी कम वर्षा होती है। ठीक है, देखिए भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, नीमच, मुरैना, रतलाम, मंदसौर, शिवपुरी, ये सभी जिले कैसे हैं, कम वर्षा वाले जिले हैं, निम्न वर्षा वाले जिले। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए रीवा, सतना और सीधी की अगर बात करें तो ये वाला जो समूह है ये कैसा है, रीवा, सतना, सीधी औसत से कम वर्षा वाला है। ठीक है, औसत से कम वर्षा, ये औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, मतलब जिला समूह है। ठीक है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जो है आपका वो है औसत से अधिक वर्षा वाला। ठीक है, औसत से, देखिए हम ऐसे लिखेंगे, औसत से अधिक। ठीक है, औसत से अधिक वर्षा। और इसके अलावा देखिए ये हमने बात कर ली कि जो जैसे अब ग्वालियर, भिंड, मुरैना और ये नीमच, श्योपुर, ये सभी कैसे हैं, ठीक है, निम्न वर्षा वाले से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ठंडा स्थान कहाँ है, शिवपुरी एवं मुरैना। ठीक है, ये सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जनवरी में, ठीक है, जनवरी में जो है टेम्परेचर की बात करें अगर हम तो देखिए टेम्परेचर यहाँ कितना हो जाता है, लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है टेम्परेचर। तो इसलिए जो है यहाँ पे अब देखिए मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में उच्च भूमियों की अधिकता, हाईलैंड्स की अधिकता के कारण पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ठंड और मैदानी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ठंड
पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हाईलैंड्स हैं। ठीक है, तो हाईलैंड होने की वजह से पठारी क्षेत्र में, ठीक है, पठारी क्षेत्र में ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये है मामला। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए साथियों, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, ये क्या है, मध्य प्रदेश में स्टेट नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि के स्टेट नॉलेज, ठीक है, मैनेजमेंट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एनवायरमेंट प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन EPCO, ठीक है, एनवायरमेंट प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एवं पर्यावरण विभाग द्वारा राज्य के 3 जिले, ठीक है, कौन कौन से, देखिए सतना, ठीक है, सीहोर और राजगढ़, इन 3 जिलों को ये, ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, हरदा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, हरदा। ठीक है, ये 3 जिले इसमें शामिल हैं। ठीक है, कब शामिल किए गए थे, 2017-18 में। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, देखिए, किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना है ना, तो ये है मामला। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में डोंगला में स्थित अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है? ठीक है, देखिए, तो आचार्य बारामिहिर के नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, देखिए 2013 का मामला है। ठीक है, 2013 में ये जो है किया गया था। ठीक, और पहली अत्याधुनिक वेधशाला है जिसका लोकार्पण है ना तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान ने ही किया था। ठीक है, तो ये जो है आचार्य बारामिहिर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़े। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।